दोस्तों हम अभी सेकंड ईयर बीकॉम का जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, उसका सारे टॉपिक का हम रिवीजन लेने वाले हैं। की पॉइंट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। आपको ऐसे देखा जाए तो टोटल 8 टॉपिक है सिलेबस में, उसमें के 6 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो एक टॉपिक थ्योरेटिकल दिया है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, पर उसके बाद लिक्विडेशन और कंपनी फाइनल अकाउंट दोनों भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों भी फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी प्रॉब्लम बहुत से बार पूछे गए एग्ज़ाम में जो पर कंपनी फाइनल अकाउंट के और में आते हैं। तो हम वन बाय वन सारे टॉपिक के की पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट। आपको सबसे मेन चीज़ याद रखनी है कि कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करते समय बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको लर्न करने की कोशिश मत करो। जो मैं हाइलाइटिंग हेडिंग्स बता रहा हूँ उतनी तो भी आपके बैलेंस शीट में और P&L में आनी चाहिए। बाय लक उसमें थोड़ा बहुत अंदर के जो कंटेंट है सब हेडिंग वो ऊपर नीचे हुई तो भी चलेगा, अगर पूरे का पूरा फॉर्मेट बराबर आ रहा है तो चलेगा। आपको याद होगा कि हम कंपनी फाइनल अकाउंट टी फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं, हम पहले लाइबिलिटीज़ लिखते हैं और फिर एसेट। अब लाइबिलिटी के बारे में देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ टोटल 4 है। सबसे पहले लाइबिलिटी की हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में वैसे 4 सब हेडिंग है, पर उसके अंदर की 2 ही सब हेडिंग की आपको वर्किंग नोट बनानी है। एक है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखना है जिसको टोटल में कभी नहीं लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L रहेगा वो लिखना है। उसमें आपको करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करना है। जो टोटल आएगी उसमें से आपको अप्रोप्रिएशन करना है, यानी ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू इंटरिम डिविडेंड। ये सब करने के बाद जो बचेगा वो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? शेयर प्रीमियम आता है, रिजर्व फंड आता है, देन डिबेंचर रिडम्पशन फंड आता है। तो ऐसे कोई भी रिजर्व दिया है तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। इसलिए आप वर्किंग नोट बनाते हो कि याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस को 12 से 15 लाइन देना। देन आपको सेकंड हेडिंग देनी होती है बैलेंस शीट में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये सिर्फ हेडिंग है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, ये बैलेंस शीट की मेन हेडिंग है इसलिए आपको लिखना है। थर्ड आपकी हेडिंग होती है दैट इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। दोस्तों नॉन करंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटी 1 साल से ज़्यादा है। इसके अंदर भी आपको 4-5 हेडिंग है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स वगैरह दिया है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दिया है। तो इसमें कि सिर्फ एक लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें डिबेंचर्स लिखना होता है आपको, और डिबेंचर आपके प्रॉब्लम में आते ही है, वो डिबेंचर आपको इसमें लिखना है। अब फोर्थ हेडिंग होती है लाइबिलिटी की करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या क्या हेडिंग है? इसमें आपकी अदर करंट लाइबिलिटी, इसमें आपका ट्रेड पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी में आपका कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, या अगर आपके से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर पे, तो ये आएंगे अदर करंट लाइबिलिटी में। ट्रेड पेबल में क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी होती है आपकी, और 2 है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसमें आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंट आता है और प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। तो ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड। फिर आपको एसेट साइड देखना है। अगर आपको लाइबिलिटी साइड याद है तो एसेट साइड उससे ही बनी है, जो थर्ड एंड फोर्थ लाइबिलिटी की हेडिंग थी वही एसेट की हेडिंग है। यानी एसेट की पहली हेडिंग है नॉन करंट एसेट और दूसरी हेडिंग है दैट इज़ करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट यानी क्या? जो एसेट बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए है उसको बोला जाता है नॉन करंट एसेट। तो अब नॉन करंट एसेट में कौन कौन सी वर्किंग नोट बनानी है आपको? सबसे पहली बनानी है टेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और उस पर डेप्रिसिएशन रहेगा तो जगह ज़्यादा छोड़ना। दूसरा रहेगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपके प्रॉब्लम में गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट कुछ भी दिया वो वर्किंग नोट बनानी है। थर्ड आपको इंटेंजिबल एसेट है, या टेंजिबल के बाद आप इंटेंजिबल बना लो जिसमें गुडविल, पेटेंट्स आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे वर्किंग नोट हमेशा आती है वो होता है अदर नॉन करंट एसेट, जिसमें हम फिक्टिशियस एसेट लिखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सारे फिक्टिशियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। ये हो गए आपके नॉन करंट एसेट।
अब आपको बनाना है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या रहेगा, इन्वेंट्रीज आएगा, यानी स्टॉक इन ट्रेड और लूज टू लूज में लिखना है आपको। फिर सेकंड रहेगा आपका इन्वेंट्रीज के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बोल तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसमें आएगा। थर्ड आपका रहेगा इसमें ट्रेड रिसीवेबल, यानी सन्डी डेटर, उस पर एडजस्टमेंट आई तो वो, और बिल्स रिसीवेबल। फिर आएगा आपका अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट पे जैसे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आना है, वो आपका अदर करंट एसेट है। एंड देन उसके बाद जो लास्ट रहेगा आपका इसमें दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें जनरली आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो इस प्रकार ये हो गई आपकी बैलेंस शीट, और इनके सबकी वर्किंग नोट बनाना है, 15-16 वर्किंग नोट हो जाएगी। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा एक 20 हेडिंग का फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले हेडिंग लिखना है इनकम। इनकम में पहली हेडिंग रहेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस कर देना। उसके बाद सेकंड होता है आपका अदर इनकम। अदर इनकम की आपने वर्किंग नोट बनानी चाहिए, क्योंकि अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, शेयर ट्रांसफ़र फीस। तो ये सारे अदर इनकम है। ये हो गए आपके दो इनकम के पार्ट, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। अब आपको बनाना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की पहली हेडिंग होती है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। जनरली मैन्युफैक्चर यूनिट होता है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ पे आता है, पर आपके प्रॉब्लम में जनरली वो नहीं दिया जाता है। सेकंड होता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ट्रायल बैलेंस में जो परचेस दिया है वो लिख लो, उसमें अगर रिटर्न रहेगा तो वो माइनस कर दो। थर्ड हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, चेंजेस इन इन्वेंट्री। दोस्तों ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, वो लिख दो ब्रैकेट में, और एडजस्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो माइनस कर दो। कभी कभी इसका अमाउंट माइनस आएगा तो आउटर कॉलम में माइनस लिख देना। अब फोर्थ हेडिंग से स्टार्ट होते हैं आपके एक्सपेंसेस। आपका पहला एक्सपेंसेस होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी स्टाफ को आप सैलरी, वेजेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस दे रहे हैं, वो लिखना है। नेक्स्ट होता है आपका फाइनेंस कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट वाला जो होता है उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेप्रिसिएशन, एसेट का जो भी डेप्रिसिएशन है इसमें लिख दो। और लास्ट में आपकी हेडिंग होती है 7 नंबर की अदर एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस जो P&L के डेबिट में आते हैं, जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, RDD, सब के सब अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो इस प्रकार आपका P&L हो गया। जो आपका 1 और 2 था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इनका जो टोटल है आपको, वो आपकी नेट प्रॉफिट यानी आपकी ग्रॉस इनकम हो गई। और ये जो अभी मैंने एक्सपेंसेस बताए, इनकी टोटल यानी आपके टोटल एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो, ये आपका प्रॉफिट फॉर करंट ईयर फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटी हो गया। अगर आपके प्रॉब्लम में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ये डिफरेंस पे आपको टैक्स निकालना है। ये हो गया पूरा फॉर्मेट। लगभग 20 वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी जो जो मैंने बताई है। अब उसके बाद प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट आती है। जैसे वैसे तो हर फाइनल अकाउंट में 20-25 एडजस्टमेंट होती है, पर इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट 10 से 12 है। जैसे सबसे पहले आती है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक को, आपको P&L अकाउंट में थर्ड हेडिंग है चेंजेस इन इन्वेंट्री, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा है उसमें से माइनस करना है। दूसरा इफेक्ट कहाँ देना है, करंट एसेट में एक वर्किंग नोट है जिसका नाम है इन्वेंट्री, वहाँ पे लिखना है। अब सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे होता है तो उसमें से माइनस कर दो। और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन नाम की एक्सपेंसेस में वर्किंग नोट होती है, उसमें लिख दो। थर्ड एडजस्टमेंट आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, सैलरी है तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट में चल जाओ, अदर एक्सपेंसेस है, रेंट वगैरह, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाके ऐड कर दो, और ये होता है अदर करंट लायबिलिटीज़। फोर्थ होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जनरली इंश्योरेंस रहेगा, उसमें से माइनस कर दो। उसका सेकंड इफेक्ट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दे दो, कहीं कहीं पे करंट एसेट में भी दिया जाता है, दैट इज़ आल्सो ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है, अगर इनकम रिसीवेबल आ गया गलती से, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आना है तो अदर इनकम में ऐड कर दो, और दूसरा इफेक्ट रहेगा अदर करंट एसेट। देन आपको एडजस्टमेंट पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ के हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैंने जैसे बताया, आप P&L का करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो, और उसका दूसरा इफेक्ट देना है शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो करंट लायबिलिटी में है। देन प्रपोज डिविडेंड,
ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपका प्रॉफिट निकलेगा दोनों ओपनिंग और करंट, उसका टोटल करने के बाद अप्रोप्रिएशन में माइनस करना है, और ये प्रपोज डिविडेंड का दूसरा इफेक्ट जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन आपको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करो। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं अदर नॉन करंट एसेट, वहाँ जाके माइनस करो, ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसका दूसरा इफेक्ट अदर एक्सपेंसेस। देन आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ये एडजस्टमेंट दी है या नहीं दी है हमने खुद ओके करना है, फाइनेंस कॉस्ट में जाओ ऐड कर दो, और उसका दूसरा इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी में लिखना है, ना कि डिबेंचर में ऐड करना है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट आती है ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व, उसका इफेक्ट वर्किंग नोट नंबर 2 जो है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें ही जाके आपको ओपनिंग प्रॉफिट प्लस करंट ईयर प्रॉफिट का जो टोटल आएगा उसमें से माइनस करना है पहले, और उसी वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व अलग से लिखा हुआ रहेगा या अदर रिजर्व, उसमें ऐड करना है। ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे वर्किंग नोट क्लोज करो, प्रॉफिट निकालो, फिर सारे वर्किंग नोट बैलेंस शीट से रिलेटेड क्लोज करो, सबसे लास्ट में क्लोज करना वर्किंग नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। फर्स्ट टर्म का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एज द टॉपिक इट सेल्फ डिफाइन कि कंपनी का अंत होने वाला है, यानी कंपनी हमेशा के लिए बंद होने वाली है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, वॉल्यूंट्री लिक्विडेशन, कंपल्सरी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन किसी भी टाइप का हो, हमारा प्रॉब्लम का आंसर सेम रहेगा। इस टॉपिक में आपको 2 टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक होता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करना, जिसमें आपको फॉर्मेट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है लिस्ट ए से लेके एच तक, और दूसरा होता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करो, जो कि कैश बुक की तरह होता है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखते हो तो मैक्सिमम टाइम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट पूछा गया है। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्या होता है? जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बंद होती है तो उसके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लोज करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर क्या करेगा? कोई भी बिजनेस बंद होगा तो एसेट सेल करना है और लायबिलिटी पे करना है, पर ये करने के पहले वो उनके एस्टीमेट निकालता है कि एसेट के कितने रुपए आएंगे, लायबिलिटी कितनी देनी है, और ये सब करने के बाद कंपनी का क्या होगा, यानी कंपनी माइनस में होगी या प्लस में, डेफिशिएंसी रहेगा या सरप्लस, उस स्टेटमेंट को बोला जाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एकदम आसान है पहचानना, क्वेश्चन में दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, या फिर इसमें कोई लिक्विडेटर का रेमुनरेशन वगैरह नहीं होता है, तो ये होता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको बनाना है लिस्ट ए। लिस्ट ए का नाम है एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, यानी ऐसे सारे एसेट जो किसी के पास मॉर्गेज वगैरह नहीं किए गए। इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि करंट एसेट पहले लिखना है, कैश, कॉल इन एरियर, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, फिर सारे फिक्स एसेट ले लो, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और कोई रहेगा अनरिकॉर्डेड एसेट, सारे ले लो। इसमें एसेट लेते समय एक चीज़ याद रखने का, अगर कोई भी एसेट किसी के पास मॉर्गेज किया है, जैसे समझो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बैंक के पास लोन के लिए रखी गई है, तो वो लिस्ट ए में नहीं आएगा। तो लिस्ट ए की टोटल कर लो, डोंट टेक बुक वैल्यू, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो लेके टोटल कर लो। फिर आपको बनानी होती है लिस्ट बी। लिस्ट बी का नाम है एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, यानी ऐसे एसेट जो एसेट किसी के पास आपने मॉर्गेज किए है। अब इसमें हम सब कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम का नाम होता है नेम ऑफ एसेट, जिसमें आपको समझो एसेट का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा होता है ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी आप उस पर कितना लोन देना लगते हो, समझो 2 लाख रुपया। फिर होता है एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू, समझो वो है 5 लाख, तो अब आप देना 2 लाख हो, एसेट का वैल्यू 5 है, तो आपको आएगा सरप्लस, उसको आउटर कॉलम में लिख दो। पर उल्टा हो गया, एसेट की कीमत आपकी 2 लाख है और उस पर लोन 3 लाख है, तो आपको डेफिशिएंसी आएगी, तो डेफिशिएंसी का कॉलम बना के उसमें लिख दो, आउटर कॉलम में लो मत। जब आगे चल के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएंगे, जिसको हम लिस्ट ई बोलते हैं, उसमें उसको ऐड कर लेना। ये होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो इसकी हम हेडिंग लिखते हैं टोटल एसेट अवेलेबल फॉर, हमको मेनली 3 लायबिलिटी पहले पेड करना है, इसलिए इसका हेडिंग है टोटल एसेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके नीचे हम एक समरी नोट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रॉस एसेट। उसमें आपको ए की टोटल यानी एसेट नॉट प्लेज, बी की टोटल एसेट प्लेज लेना होता है। इसका उपयोग आगे चल के प्रॉब्लम बराबर है या नहीं ये चेक करने के लिए होता है। ये आपका फर्स्ट पेज खत्म हो गया, अब लायबिलिटी स्टार्ट होती है।
लायबिलिटी के लिए आपको 3 कॉलम करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम रहेगा ग्रॉस लायबिलिटी, बीच में रहेगा पर्टिकुलर्स और एंड में रहेगा अमाउंट। सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखनी है कि जो आपने अभी लिस्ट बी में अमाउंट पेड किया था, दैट इज अमाउंट पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ विच एसेट प्लेज, बोल तो जो भी आपने पेड किया है जितना, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है, उसका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। अब आपका पहला पेमेंट स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आता है, इनकम टैक्स विद इन 12 मंथ्स का, वर्कर्स के वेजेस रेमुनरेशन वगैरह उसमें भी रूल है 5 मंथ्स वगैरह वो लेने हैं। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आप माइनस कर दो। अभी आपने बोला था टोटल एसेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पेड हो गए, तो अब जो आपके पास बचा है उसको बोलने का टोटल एसेट अवेलेबल फॉर डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब आपको पेड करना है डिबेंचर्स। डिबेंचर का जो भी अमाउंट दिया है, फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर होता है वो लिख दो, अगर इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट भी ले लो। अब वो माइनस कर दो, अगर वो माइनस हो गया उसके बाद जो अमाउंट बचा है उसको बोलोगे आप टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में सब आ जाएंगे, कौन कौन, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लिस्ट बी में की डेफिशिएंसी, एखादी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो प्रेफरेंशियल में नहीं आया वो सारे लायबिलिटीज़ आपको लेने हैं। अब होता क्या है, जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस कर देते हो तो या तो आपका आंसर माइनस में आएगा या तो आंसर आपका प्लस में आएगा। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आंसर माइनस आ गया तो उसको बोलने का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और अगर आंसर प्लस में आ गया तो उसको बोलने का सरप्लस एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के समय आपको चेक करते आता है कि आंसर बराबर है या गलत। कैसे, जब आप लायबिलिटी पेड कर रहे थे सारे के सारे अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम बनाया है ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें भी लिखने हैं, तो आपके ग्रॉस एसेट और ग्रॉस लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वही आपका अभी का आंसर आना चाहिए। अब उसके बाद आपको पेड करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड दिया है तो वो भी दे दो, और लास्ट में पेड करना है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब कैसे हो गया, लिस्ट ए था एसेट नॉट प्लेज, लिस्ट बी था एसेट प्लेज, लिस्ट सी था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डी था डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, ई था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एफ था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जी था आपका दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। जो आपका आंसर आएगा उसको बोला जाएगा सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू मेंबर्स लिस्ट एच। इसमें और एक होता है डेफिशिएंसी अकाउंट, जनरली वो आपके लेवल पे नहीं आएगा। ये हो गई फर्स्ट मेथड। पर अभी तक ऐसे देखा गया है एग्जाम में आपको पूछा जाता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एकदम आसान है, ये कैश बुक है। कैश बुक है यानी क्या, डेबिट साइड में आपको पैसा आया हुआ लिखना है, क्रेडिट साइड में पैसा चला गया वो लिखना है, पर फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एसेट साइड देखने की, एसेट में आपको कैश इन हैंड या बैंक रहेगा वो लिख देना है आपको डेबिट में, पहला आइटम टू कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस। उसके बाद आपको लिखना है टू एसेट रियलाइज। अब एसेट रियलाइज यानी आपके पास जितने एसेट है उनको बेच के जो जो पैसा आया है वो लिखना है, पर वो लिखते समय आपका कोई एक एसेट सिक्योर्ड है, समझो लैंड एंड बिल्डिंग पे आपने बैंक लोन लिया है तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो। अब क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू समझो 5 लाख है रियलाइजेबल वैल्यू, और आपका लोन का अमाउंट है 4 लाख, तो 5 में से 4 चला गया, आउटर में 1 आ जाएगा, तो आपका लोन हो गया फुल्ली सिक्योर्ड। पर क्या हुआ, आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 है और लोन का वैल्यू है 7 लाख, तो आप 5 में से ज़्यादा कितना पेड करोगे, 5, तो जो बचा हुआ 2 है वो याद से अनसिक्योर्ड में ले लेना क्रेडिट साइड में, जैसे हमने पिछले मेथड में किया था। फिर बाकी सारे एसेट लिख दो, उनका टोटल आउटर में लिख दो। थर्ड हेडिंग कॉल इन एरियस रहता है, अगर दिया है तो लो, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं, हेडिंग में ज़रूर लिखना। और ये जो कॉल मनी रिसीव्ड होता है फोर्थ, ये जब भी आपको 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स आएंगे प्रॉब्लम में तो इसका यूज़ हो सकता है। अब हमारी पेमेंट साइड स्टार्ट होगी। रिसीट साइड में सिर्फ 4 हेडिंग, कैश इन हैंड, एसेट रियलाइज, कॉल इन एरियस, कॉल मनी रिसीव्ड। पेमेंट साइड में सबसे पहले आपको लिखना होता है लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस। कहाँ पे रहेंगे, एडजस्टमेंट में दिए हुए रहेंगे, है तो ले लो नहीं तो डैश लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लिक्विडेटर ये सब फ्री में नहीं करता है, उसको इसके लिए रुपया मिलता है। उसका रेमुनरेशन कैसे रहेगा, या तो फिक्स दिया है फिक्स लिख लो, उसके बाद उसको परसेंटेज मिलते हैं एसेट रियलाइज पे वो निकाल लो,
इंक्लूडिंग कैश दिया है तो कैश भी ले लेना, वो सेंटेंस प्रॉपरली पढ़ना। फिर लिक्विडेटर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे भी कमीशन होता है, याद रखना। जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कमीशन बोला है क्वेश्चन में, आपने खुद होके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी लेने का, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि नहीं बाबा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लेना नहीं है तो छोड़ दो, अदरवाइज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी देना है। कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर पे भी कमीशन होता है, तो वो आप शुरुआत में नहीं निकाल सकते हो, आपको रिवर्स मैथमेटिक्स यूज़ करके लास्ट में निकालना है। देन थर्ड नंबर होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये भी आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। फोर्थ होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट के और कोई टैक्सेस, वर्कर्स के पेमेंट। फिर आएगा डिबेंचर्स। डिबेंचर के बारे में याद रखना, डिबेंचर को तो पैसा मिलना ही है, पर बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया है तो वो भी लिखना है आपको। और उसके साथ साथ अगर आपके बैलेंस शीट की डेट और पेमेंट की डेट में फ़र्क है तो वो गैप का भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, एडिशनल इंटरेस्ट, अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक। उसके बाद नंबर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आपका अगर एसेट में सिक्योर्ड में पैसा कम पड़ा वो, और कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है तो वो। उसके बाद का नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद रखना अगर उनका डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड भी ले लेना। एंड देन द लास्ट वन इज इक्विटी शेयर होल्डर, अगर पैसा बचा है तो उनको दो, अगर बीच में ही पैसा खत्म हो गया तो प्रॉब्लम क्लोज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें खाली एक चीज़ याद रखना, अगर एक से ज़्यादा टाइप के इक्विटी शेयर दिए हैं जो पार्टली पेड वगैरह है तो आपको एक स्पेशल वर्किंग नोट करनी है, वो अच्छे से देख लेना। फर्स्ट टर्म में टोटल 3 ही टॉपिक थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसपे न्यूमेरिकल और थ्योरी पक्के से आएगा, दूसरा कंपनी फाइनल अकाउंट, और तीसरा लिक्विडेशन। अब हम इसके बाद देखेंगे सेकंड टर्म। अब हम सेकंड टर्म देखने जा रहे हैं सेकंड ईयर बीकॉम का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेकंड ईयर के हर टॉपिक पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही। सेकंड टर्म में 4 टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ अ मैथमेटिकल टॉपिक जिसमें आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अनफॉर्चुनेटली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स समझने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पता रहना चाहिए, जो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो जनरली गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट उतनी डिफ़िकल्ट नहीं आएगी। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के वैसे तो बहुत से मेथड है, पर हमको 2 मेथड सीखनी है। पहली मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। आपको अगर याद होगा कि हम लास्ट ईयर कन्वर्जन में जैसे नेट एसेट मेथड करते थे पीसी निकालने के लिए, वही इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। यानी आपको क्या करना है, आपको सारे एसेट लेना है, एसेट लेते समय उनकी बुक वैल्यू नहीं लेना है, जो उनकी रियलाइजेबल वैल्यू प्रॉब्लम के नीचे जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दी है वो लेनी है, नहीं दी तो बुक वैल्यू। एसेट लेते समय कोई भी फिक्टिशियस एसेट मत लेना, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट है, ये मत लेना। सारे एसेट की टोटल कर लो, एसेट में से लायबिलिटी सारे माइनस कर दो, खाली कौन सी लायबिलिटी नहीं लेना है, इक्विटी शेयर होल्डर की, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और उनका रिजर्व एंड सरप्लस, वो छोड़ के सारे लायबिलिटी माइनस कर दो। इवन यू कैन डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उनका डिविडेंड भी माइनस कर सकते हो। तो समझो आपके एसेट की टोटल आई 10 लाख और आपके सारे लायबिलिटी है समझो 6 लाख, तो टोटल बच गया अमाउंट 4 लाख रुपया। इसको बोला जाता है टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये जो कुछ टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, इस टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। समझो आपके इक्विटी शेयर की नंबर्स दिए क्वेश्चन में 2000, तो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2000 कर दो तो आपका आंसर आ गया 200 रुपया। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल मेथड। अब दूसरी मेथड होती है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड इज़ बेस्ड ऑन यील्ड यानी रिटर्न। तो इसमें सब मेथड है 4 से 5, इसमें कि सबसे आसान मेथड हम करते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देंगे या लास्ट 3-4 ईयर्स का प्रॉफिट देंगे, उसका आप एवरेज निकाल लो, दैट इज़ योर एवरेज प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आएगी, कोई खर्चा बढ़ेगा या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह बोलेंगे या डिविडेंड, वो माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को आपको बोलना है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब उस प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। अब उस प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो रहेगी उस कंपनी की कैपिटलाइज वैल्यू। समझो आपका प्रॉफिट आया है 1,00,000 रुपया और NRR दिया है 10%। 1,00,000 को 10% से डिवाइड करो, आंसर आएगा 10,00,000 रुपया। अब समझो आपकी शेयर की नंबर्स दी है 4,000, सो 10,00,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कर दो, एक शेयर का वैल्यू आएगा 250। दिस इज कॉल्ड एज यील्ड वैल्यू। कभी कभी आपको पूछा जाएगा इनका फेयर वैल्यू निकालो, यानी इनका एवरेज करने के लिए बोलते हैं, तो इंट्रिंसिक और यील्ड का एवरेज कर दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये था आपका सबसे आसान टॉपिक जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जनरली ये 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक वो भी काफ़ी आसान समझा जाता है, जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है, यानी इट इज़ नियरेस्ट टू लिक्विडेशन, तो देर आर 2 चांसेस। एक तो कंपनी बंद हो जाएगी, पर अगर उस कंपनी को आपको रन करना है तो उस केस में उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कैपिटल को रीशफल किया जाता है। यानी आपको उस कंपनी के एसेट जो ओवर वैल्यूड हो गए या जो फिक्टिशियस एसेट है वो निकाल देने हैं और अकॉर्डिंगली आपको लायबिलिटीज़ कम करनी है, जिसको बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट अगर कोई है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आपको याद होगा SY FI बीकॉम में रिवैल्यूएशन अकाउंट था, वही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लॉजिक है। वो डेबिट होगा अगर आपको लॉस हुआ है तो। लॉस कब होगा? एसेट कम हुआ है या लायबिलिटी बढ़ी है। वो क्रेडिट कब होगा? प्रॉफिट हुआ तो। प्रॉफिट कब होगा? अगर एसेट बढ़ गए या लायबिलिटी कम हो गई। ये अगर आपको ध्यान में रह गया तो ये टॉपिक सबसे आसान है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है और बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट के सारे आइटम्स बदलने होते हैं और उसकी जर्नल एंट्री करनी है। अब 1 बाय 1 हम सीखेंगे। सबसे पहले होता है चेंज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को आपको शफल करना है। उसमें 4 टाइप की एंट्री है। एक होती है दैट इज़ फेस वैल्यू भी बदल गया शेयर का और पेड अप वैल्यू भी बदल गया। से फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट शेयर कैपिटल 1000 शेयर ऑफ 100 है, 1,00,000 रुपया, और आप उसको अब बना दे रहे हो 1000 शेयर ऑफ 60 फुल्ली पेड। तो अब आपका शेयर कैपिटल 1,00,000 से 60,000 हो गया। तो आपका फ़ायदा कितने का हुआ? 40,000। तो आपको एंट्री करनी होती है ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू न्यू शेयर कैपिटल 60,000 टू कैपिटल रिडक्शन 40,000। पर शेयर का वैल्यू उतना ही है, खाली पेड अप वैल्यू कम करना है। सेम एग्जाम्पल, तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। जनरली हम आसान एंट्री सेकंड वाली होती है वो भी की तो चलता है, पर अगर आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आप दोनों अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम के हिसाब से कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको दिया जाता है प्रॉब्लम में एसेट और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना। अगर आपके एसेट बढ़ गए तो आपका फ़ायदा है, एंट्री करना है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर आपके एसेट कम हो गए तो आपका लॉस है, आपकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका लॉस है, लायबिलिटी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई तो आपका प्रॉफिट है, आपकी एंट्री रहेगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये सारे एंट्री होने के बाद कभी कभी ऐसे होता है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आपको पेड करनी पड़ती है, यानी समझो डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर को, जो प्रॉब्लम में नहीं था। तो इसके लिए आपको 2 एंट्रीज करनी है। एक तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पहले क्रिएट करो और फिर पेड करो। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री रहेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, और पेड करने की रहेगी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी आप उनको दे रहे हो। पर याद रखना कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की एंट्री ग्रॉस अमाउंट से मत करना, नेट अमाउंट जितने में वो सेटल हो रही है उतने में करना। फिर उसके बाद आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, तो उसकी एंट्री होती है। उसके लिए भी 2 एंट्री करनी है आपको। पहली रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दूसरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। उसके बाद याद से आपको एसेट साइड में सारे फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करने हैं। कौन से रहेंगे? गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपको कैंसिल करने हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? लॉस है हमारे लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये सारे एंट्रीज होने के बाद आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। उसकी हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, डेबिट में डिफरेंस आएगा, उसको आपको भेजना है कैपिटल रिजर्व। वो एंट्री तैयार होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये सारे एंट्रीज होने के बाद ये जो भी वैल्यूज़ आपने बदले हैं, नए वैल्यूज से आपको बैलेंस शीट बनाना है। ये जो कैपिटल रिजर्व था वो लायबिलिटी में जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, बैलेंस शीट के टॉप में आपको लिखना है बैलेंस शीट एंड रिड्यूस, और ये बैलेंस शीट टैली हुई तो ही बराबर रहेगी, नहीं तो नहीं। ये हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस टर्म का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 3A या 3B ऐसे कंपलसरी आता है 15 मार्क्स के लिए। फिर से ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं, लेजर नहीं, खाली स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, और वो होने के बाद आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। वो बैलेंस शीट अगर आपकी टैली होती है तो ही प्रॉब्लम बराबर होता है। तो आपको स्टेप्स कौन से फॉलो करता है? सबसे पहले होल्डिंग और सब्सिडियरी क्या है? एक कंपनी है जिन्होंने दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेस किए मोर देन 50%। तो जो बड़ी कंपनी है जिन्होंने शेयर परचेस किए है वो हो गई होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर परचेस किए है वो हो गई सब्सिडियरी कंपनी। तो हम ये सारी वर्किंग नोट होल्डिंग कंपनी के बुक्स में सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड करते हैं। तो अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 होती है आपकी रेशियो ऑफ शेयर्स। आपको सब्सिडियरी कंपनी के सारे शेयर जो है वो लेने हैं। उसमें से होल्डिंग ने जितने शेयर लिए हैं वो आपको एसेट साइड में दिख जाएंगे। समझो सब्सिडियरी के शेयर 5000 है, उसमें से होल्डिंग ने लिए हैं 3000 शेयर। तो इसका मतलब हो गया कि बाकी बचे हुए लोगों के पास 2000 शेयर है जिनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। तो 3000 और 2000 इनका रेशियो हो गया 60% 40%। दिस इज कॉल्ड एज रेशियो ऑफ शेयर्स। इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेकंड वर्किंग नोट, जिसको हम टाइम रेशियो बोलते हैं। टाइम रेशियो में आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट की डेट दी है, समझो 31 मार्च 2015। अब वो बैलेंस शीट स्टार्ट कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2014। ये हो गया 12 महीने का टेन्योर। अब आपने ये शेयर्स कब परचेस किए वो देखना है। समझो आपने शेयर परचेस किए 1 अक्टूबर, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर का जो टाइम है ये हो गया प्री एक्विजिशन, और 1 अक्टूबर से एंड तक का हो गया पोस्ट एक्विजिशन। तो कितना हुआ? 6 मंथ, इनका रेशियो हो गया 1:1। ये रेशियो कुछ भी आ सकता है, 0:1 आ सकता है, 1:0 आ सकता है, 3:1 आ सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। पर इस रेशियो से ही आपको पता चलता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यानी कैपिटल प्रॉफिट कितना है, रेडीमेड प्रॉफिट, और पोस्ट एक्विजिशन यानी जो हमने अर्न किया है रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है। अब इस प्रॉब्लम का हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ये वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करना है आपको? 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। सबसे पहले आपको सब्सिडियरी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व लिखना है। वो आपको या तो बैलेंस शीट में दिया जाएगा या तो एडजस्टमेंट। कहाँ पे लिखना है? तो कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जनरल रिजर्व क्रिएटेड कैसे आएगा? समझो सब्सिडियरी के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया है 20,000, और एडजस्टमेंट में बोला था कि ओपनिंग 5,000 है। तो क्लोजिंग 20 और ओपनिंग 5 यानी फ़र्क कितना हुआ? 15,000। इसको बोलते हैं जनरल रिजर्व क्रिएटेड। ये जनरल रिजर्व क्रिएटेड कहाँ लिखना है? तो आपको इसको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, यानी दोनों कॉलम में आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में भी आएगा और कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद होता है प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस, वो आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा या बैलेंस शीट में। कहाँ पे लिखना है? कैपिटल प्रॉफिट। जैसे हमने जनरल रिजर्व क्रिएटेड निकाला वैसे प्रॉफिट अर्न निकालने का यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसको भी आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, दैट इज ओपनिंग रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। एक बात याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस दिया है यानी लॉस, तो उसको माइनस लिखना है, और अगर एसेट साइड में P&L है तो उसको भी लॉस बोला जाता है। वो याद रखना माइनस अमाउंट कैसे लिखते हैं। अब इसके अलावा कभी कैपिटल रिजर्व आ गया तो कैपिटल प्रॉफिट में आएगा। कोई एसेट की कीमत कम या ज़्यादा हुई, एसेट का कीमत समझो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख था, 2.5 लाख कर दिया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं, वो कैपिटल प्रॉफिट में ऐड करो। कम हो गया तो कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कर दो। इन सब का टोटल करके जो प्रॉफिट आता है वो होता है आपका टोटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। पर उसके 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। अब उस प्रॉफिट को आपको 2 लोगों में डिवाइड करना है। कौन? होल्डिंग का जो शेयर रहेगा, समझो 60% है, होल्डिंग को दे दो, और जो बचे हुए हैं सब्सिडियरी उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी, उनको दे दो।
अब ये वर्किंग नोट के बाद वर्किंग नोट नंबर 4 होती है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। काफ़ी आसान वर्किंग नोट है। इसमें सबसे पहले आपको माइनॉरिटी के पास जितने शेयर है वो लिखने हैं विथ फेस वैल्यू, तो हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अभी जो हमने वर्किंग नोट नंबर 3 की थी, उसके अंदर जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट है माइनॉरिटी का वो ऐड कर दो, जो भी कैपिटल प्रॉफिट है वो ऐड कर दो। जो टोटल आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो लायबिलिटी साइड में लिखना है। नेक्स्ट वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या उनको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट में अगर सब्सिडियरी कंपनी का गुडविल दिया है वो लिख दो। फिर एसेट साइड में होल्डिंग कंपनी के आपको इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, ये शेयर्स कितने में परचेस किए होल्डिंग ने, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो ले लो। अब इसमें से आपको दो चीज़ें माइनस करनी है, एक तो होल्डिंग ने जितने शेयर लिए उनकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा जो हमने वर्किंग नोट नंबर 3 किया था उसमें का होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट। ये दोनों माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो गुडविल एसेट में लिख देना, माइनस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में लिख देना। नेक्स्ट वर्किंग नोट होती है हमारी नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं ICO, इंटर कंपनी ऑब्लिगेशन। अब ये दोनों की मिलके कंसोलिडेट बैलेंस शीट होने वाली है, तो जो लेन देन है दोनों के बीच का वो हमको दोनों साइड से बैलेंस शीट के कैंसिल करना होता है, उसको बोलते हैं ICO। जैसे अगर मेरे बैलेंस शीट में डेटर है तो आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर रहेगा, तो एसेट में से डेटर में से माइनस कर दो, लायबिलिटी में से क्रेडिटर्स। अगर मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है तो आपके पास बिल्स पेएबल। मेरे पास डिबेंचर इशूड रहेंगे तो आपका पैसा डिबेंचर में इन्वेस्ट रहेगा। मेरे पास लोन गिवन है तो आपके पास लोन टेकन रहेगा, या करंट अकाउंट, जो भी ICO दिख रहा है वो हमको लिखने होता है। पर ICO के समय में कभी कभी ऐसे होता है बिल डिस्काउंट होता है, समझो 10,000 का बिल इंक्लूड है पर बिल उसमें से डिस्काउंट 3,000 है तो ICO 7,000 लेने का। कभी कभी डेटर क्रेडिटर में ऐसे होगा कि डेटर में 5,000 इंक्लूड है पर क्रेडिट में 4,000, तो डेटर में से 5 ही माइनस करना, क्रेडिटर में से 4, जो 1,000 है उसको कैश इन ट्रांजिट बोलोगे, वो आएगा एसेट में। और अब इसकी लास्ट वर्किंग नोट होती है जिसका नाम है अनरियलाइज प्रॉफिट। जनरली होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप होने के पहले अगर होल्डिंग इन्होंने एक में को अगर गुड्स बेचे होंगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट रहेगा। वो प्रॉफिट आपको फॉर्मूले से निकालना है, मैथमेटिकल फार्मूला या डायरेक्टली, उसको हम टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। और उसमें से जो होल्डिंग का शेयर है वो कैलकुलेट करना है, और उसके दो इफेक्ट देने होते हैं आपको, होल्डिंग के P&L में से माइनस करो और स्टॉक की वैल्यू कम करो। दिस इज़ ऑल अबाउट 7 इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। अब इतना होने के बाद आपको बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट तैयार करते हो क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल लायबिलिटी में लेना है, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का शेयर कैपिटल लेना, सब्सिडियरी का नहीं। जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का, P&L अकाउंट सिर्फ होल्डिंग का, और जो सब्सिडियरी का P&L है आपके वर्किंग नोट 3 में जिसमें होल्डिंग का शेयर था सब्सिडियरी में रेवेन्यू प्रॉफिट, वो ऐड करना है। देन उसके बाद अगर आपका URP आया होगा वो P&L में से माइनस कर दो। देन क्रेडिटर्स दिए है दोनों के ले लो, अगर ICO है तो माइनस कर दो। बिल्स पेबल है माइनस कर, दोनों का ले लो, उसमें से ICO है तो माइनस कर दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा, कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट में आएगा। सारे एसेट एक कर दो, पर एसेट में जो ICO है वो माइनस हो गए, और जो इन्वेस्टमेंट होता है होल्डिंग कंपनी का शेयर्स में वो कभी भी नहीं लेना है। आपका बैलेंस शीट पहले अटेम्प्ट में टैली होना ही चाहिए, तो ही प्रॉब्लम बराबर है। अब हम आ गए लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक पूरे सिलेबस का सबसे डिफ़िकल्ट समझा जाता है, कंपनी अकाउंट से भी ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। पर बेसिकली साइज़ बड़ा है पर प्रॉब्लम काफ़ी आसान है। ये 20 मार्क के लिए आजकल पूछा जाता है पेपर में। सबसे पहले अमालगमेशन यानी क्या? दो या दो से ज़्यादा जॉइंट स्टॉक कंपनी एक हो गए और नया बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। सो इन जनरल अमालगमेशन में दो कंपनी बंद होती है, दो लिक्विडेशन होते हैं और एक नई कंपनी तैयार होती है, यानी एक फॉर्मेशन होता है। एब्सॉर्प्शन यानी क्या? बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेस कर रही है, तो बड़ी कंपनी बंद नहीं होगी, यानी नो लिक्विडेशन ऑफ बिग कंपनी, पर जो छोटी कंपनी है वो बंद हो जाएगी, तो इसमें एक लिक्विडेशन होता है छोटी कंपनी का, बट देर इज़ नो फॉर्मेशन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन यानी क्या? जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो उनका बिजनेस बंद करेगी और नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो एक कंपनी लिक्विडेट होगी और एक कंपनी फॉर्म होगी, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम अमालगमेशन का हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का हो या एब्सॉर्प्शन का,
इसको सॉल्व करने की मेथड एक ही है। कैसे सॉल्व करते हैं? आपकी सबसे पहले स्टेप रहेगी कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। सर परचेस कंसिडरेशन क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी बंद हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसका बिजनेस बेच रही है। तो मैं अगर मेरा बिजनेस आपको बेचूंगा तो मुझे उसका कुछ तो रेमुनरेशन चाहिए, कंसिडरेशन। तो आप जो मुझे देने वाले हो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टोटल 3 मेथड है जो आपके फर्स्ट ईयर बीकॉम कन्वर्जन में था। फर्स्ट नेट एसेट मेथड, दूसरा नेट पेमेंट मेथड और तीसरा लमसम। कैसे पहचानोगे? जनरली कंपनीज में मेजर स्टेक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का। अगर इनको क्या क्या मिलने वाला है नए कंपनी के तरफ से ये क्लियरली दिया गया है तो प्रॉब्लम में रहेगी नेट पेमेंट मेथड। पर अगर कुछ ना कुछ वर्डिंग में बताया बैलेंस है, जैसे 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये के और बैलेंस इन कैश, तो इसमें कुछ तो कुछ हिडन है। तो आपको कंपनी की वैल्यू निकालनी होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। डायरेक्टली दे दिया 10 लाख रुपए वैल्यू है, जनरली देते नहीं है, इसको बोलते हैं लमसम मेथड। तो आपका पहला स्टेप हो गया पीसी करेक्ट परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। अब आपको क्या करना होता है, जो आपकी ओल्ड कंपनी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करने होते हैं। अकाउंट कौन से ओपन करोगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट अकाउंट रहेगा रियलाइजेशन। अगर आपके बैलेंस शीट में अगर यानी रहेंगे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गए 4। फिर न्यू कंपनी जो आपका बिजनेस परचेस कर रही है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट। फिर न्यू कंपनी आपको क्या क्या दे रही है, समझो उन्होंने इक्विटी शेयर दिया है तो इक्विटी शेयर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर दे रही प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। फिर आपको वो डिबेंचर दे रही डिबेंचर इन न्यू कंपनी, वो आपको कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट। तो मैक्सिमम इतने अकाउंट रहेंगे। कभी कभी अगर न्यू कंपनी ने आपकी लाइबिलिटी नहीं ली है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो उसका भी अकाउंट ओपन कर दो। अब आपको क्या करना है, दी हुई बैलेंस शीट क्लोज करना है। क्लोज कैसे करोगे? लाइबिलिटी का हर आइटम कहीं ना कहीं क्रेडिट में जाएगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में लिख दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में लिख दो। डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर के क्रेडिट में लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व या P&L दिया है लाइबिलिटी में, ओनर का होता है यानी इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में लिख दो। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और कोई भी लाइबिलिटी दी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, अगर वो लिया है नए कंपनी ने तो ही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना, नहीं तो अकाउंट ओपन कर देना। एसेट, सारे के सारे एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में बुक वैल्यू में लिख देना। पर एसेट लिखते समय अगर कैश पे कुछ एडजस्टमेंट है, कैश अगर न्यू कंपनी ने नहीं ली है तो कैश कैश के डेबिट में जाएगा। और एसेट साइड में जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर स्टेज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेटलमेंट स्टेज पे आना है। बोलते अब आपको परचेस कंसिडरेशन मिलने वाला है। तो मिलने वाला है, इसकी एंट्री होती है न्यू कंपनी और परचेसिंग कंपनी के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब आपको पीसी मिल गया। पीसी में आपको क्या क्या मिल रहा है, समझो इक्विटी शेयर मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कैश, जो आया उनके डेबिट में, यानी इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी डेबिट, डिबेंचर इन न्यू कंपनी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और इसका दूसरा इफेक्ट न्यू कंपनी के क्रेडिट में, परचेसिंग कंपनी के क्रेडिट में। तो आपकी परचेसिंग कंपनी सबसे पहले टैली हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डिबेंचर आए न्यू कंपनी के वो डिबेंचर होल्डर के डेबिट में भेज दो। प्रेफरेंस शेयर आए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डेबिट में भेज दो। इक्विटी शेयर आए इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में भेज दो। तो आपके 4 अकाउंट क्लोज हो गए। अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्लोज करो। ये टैली हो गए तो बहुत अच्छा, पर अगर इनमें फ़र्क आया तो रियलाइजेशन को भेज दो। अब आपके पास अकाउंट बचेंगे रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर और कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है तो उसकी एंट्री कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइबिलिटी पेड करने को बोला तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, उनका भी बैलेंस रियलाइजेशन को भेज दो। अब आपके पास बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर और कैश। इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश को भेज दो। कैश अगर टैली है तो ही आपके एंट्रीज बराबर है। अब ये हो गया क्लोजिंग ऑफ ओल्ड कंपनी। अब नई कंपनी लेजर नहीं बनाती है, वो ओपनिंग एंट्रीज करती है। जनरली ओपनिंग एंट्री सिर्फ 3 होती है। पहली होती है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी यानी ओल्ड कंपनी, इसमें आपको पीसी का अमाउंट लिखना है। दूसरी एंट्री रहेगी एसेट अकाउंट डेबिट, सारे एसेट के नए वैल्यू लिख लो, एसेट आ रहे हैं इसलिए डेबिट।
टू लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आपने ली है वो क्रेडिट कर दो, टू बिजनेस परचेस यानी पीसी का अमाउंट। अब होता क्या है, अगर नेट एसेट मेथड है तो ये एंट्री टैली होती है, पर नेट पेमेंट मेथड में इस एंट्री में डिफरेंस आता है। तो अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो गुडविल बोल दो, क्रेडिट में आया तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलने का। अब लास्ट एंट्री होती है आपको पीसी पेड करना है। पीसी पेड आप किसको करोगे, ओल्ड कंपनी को। उसकी एंट्री होती है लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, आप जो दे रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर, टू कैश, ये आपको एंट्री करनी है। कभी कभी ऐसे होता है कि ओल्ड कंपनी का खर्चा न्यू कंपनी करती है और वो पीसी में नहीं होता है, तो उसकी एंट्री रेयरली आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर नए कंपनी को कुछ फॉर्मेशन का खर्चा आ रहा है तो वो एंट्री आएगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये लास्ट के दो एंट्री हमेशा नहीं आती है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अमालगमेशन में कभी कभी आपको अमालगमेटेड बैलेंस शीट पूछेंगे, एब्सॉर्प्शन में दोनों के बैलेंस शीट दिए तो ही बनाते आएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस। अगर देखा जाए तो सेकंड टर्म को बहुत ज़्यादा वेटेज है, कंपैरेटिवली फर्स्ट टर्म को कम है। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी अच्छी करना, क्योंकि उस पर नियर अबाउट 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।